लास्ट हमने अपनी जो सेशन था उसमें हमने इंट्रोडक्शन और एडवर्टाइजिंग फनल और बायर पर्सपेक्टिव जो है वो सॉर्ट ऑफ डिस्कस किया था ब्रीफली, ताकि एक फाउंडेशन हमारी जो है वो डेवलप हो जाए। अब उसके बाद जो फर्स्ट टास्क एक पीपीसी मैनेजर के एंड पे आता है, वो ये आता है कि उसको लेट्स से के एक अकाउंट मिला है और उसकी अकाउंट की प्रॉफिटेबिलिटी पे उसको काम करना है, या सॉर्ट ऑफ उसकी सेल्स के ऊपर काम करना है, या उसकी ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर काम करना है। सो अब वो सारी चीजें कहाँ से स्टार्ट होती हैं और वो किस तरीके से कनेक्टेड है आपस में, वो थोड़ा सा जरूरी है, ताकि आपका एक ओवरऑल पीपीसी मैनेजर का रोल एक पर्सपेक्टिव तो हम डिस्कस कर लिया ऑब्वियसली कि उसका पर्सपेक्टिव क्या होना चाहिए, बट उसका अब ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, उसके लिए थोड़ा सा हमें पीछे जाना पड़ेगा कि हाउ थिंग्स आर वर्किंग इन इन द पर्सपेक्टिव ऑफ अ बिजनेस, और वो बिजनेस से किस तरीके से आपस में रिलेट करती है। ठीक है, तो फिर हमें ये समझ में आना स्टार्ट होगा कौन सा काम जो काम हम कर रहे हैं वो कहाँ से रिलेटेड है और किस तरीके से वो ओवरऑल बिजनेस को फायदा पहुंचा रहा है या उससे कनेक्टेड है। ठीक है, सो सबसे पहले एक ओवरऑल ऑब्जेक्टिव एक बिजनेस का समझने अगर हम समझे तो ओवरऑल कोई भी, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं या आपका कोई क्लाइंट बिजनेस कर रहा है, तो उसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव जो है वो प्रॉफिट अचीव करना है, उसको एक प्रॉफिटेबल बिजनेस जो है वो बनाना है। ठीक है, अब प्रॉफिटेबिलिटी किस तरीके से जनरेट की जा सकती है, उसके दो मेजर पैरामीटर्स हैं। अगर हम एक प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करें ना अपनी सॉर्ट ऑफ एक इक्वेशन में। अच्छा, मुझे आप लोगों को ये बताइए, मुझे आपको ये शीट नजर आ रही है एक्सेल की? हाँ जी। ठीक है, सो अगर हम एक प्रॉफिटेबिलिटी की एक सिंपल इक्वेशन बनाएं, सो नेट प्रॉफिट इज इक्वल्स टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। ठीक है, कि जो बिजनेस के रेवेन्यूज हैं और उसमें से अगर हम एक्सपेंसेस डिडक्ट कर दें, तो जो एंड में जो भी अमाउंट बचेगा वो या तो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस की फॉर्म में हमारे पास मौजूद होगा। ठीक है, अब अगर इसको मजीद ब्रेक डाउन करें, इसकी मजीद डिटेल में जाएं कि अगर रेवेन्यू जो है वो किस तरीके से डिटरमाइन होता है। सो रेवेन्यू इज कि आपकी सेल्स, यानी नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड कितने हैं, कितनी सेल्स आप कर रहे हो, कितने क्लाइंट्स जो हैं वो कन्वर्जन जो है वो आपने की है, और आपकी सेल्स प्राइस माइनस एक्सपेंसेस। अगर हम Amazon परस्पेक्टिव से देखते हैं तो हमारी जो सबसे मेजर जो कॉस्ट है वो सबसे पहले लैंडिंग कॉस्ट है, यानी हमारी इन्वेंट्री की कॉस्ट है। उसमें उसको भी अगर हम सेगमेंट कर दें कि हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है। ठीक है, इसमें प्लस हमारे पास शिपिंग कॉस्ट आ जाती है, प्लस हमारे पास स्टोरेज या वेयर हाउसिंग कॉस्ट आ जाती है। ठीक है, सो मैं मेजर मेजर कॉस्ट यहाँ पे ले रहा हूँ, और उसके अलावा हमारी एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट जो है या पीपीसी स्पेंड जो है वो यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, सो ये हमारा एक ओवरऑल इक्वेशन बन जाता है कि अगर हमने प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर काम करना है, सो इन्हीं फैक्टर्स को सामने रख के हमें चीजों को फिगर आउट करना होगा और उनमें मौजूद इश्यूज को रिजॉल्व करना होगा। ठीक है, सो अब आ जाते हैं यहाँ इस पर्टिकुलर स्लाइड के ऊपर कि हमारे पास नेट प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज करने के दो तरीके हैं। एक तो है कि हम रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करने के ऊपर काम करें। रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन का एलिमेंट जो है वो क्या है कि हम या तो अपनी रैंकिंग के ऊपर काम करेंगे, यानी नंबर ऑफ यूनिट्स हमारी सेल जो है वो इंक्रीज करनी चाहिए। जैसे कि हमने यहाँ पे चेकआउट किया कि हमारी रेवेन्यू जो है वो डिपेंडेंट है दो एलिमेंट के ऊपर, एक सेल्स के ऊपर, एक सेल्स प्राइस के ऊपर। ठीक है, सो या तो हम सेल्स को इंक्रीज करें, सेल्स को और अपनी नंबर ऑफ यूनिट जो हमारे सेल हो रहे हैं उनको इंक्रीज करेंगे, उसके उसके बल्क क्वांटिटी हमें अचीव हो जाए। दूसरा रेवेन्यू को इंक्रीज करने का तरीका ये है कि वो हम अपनी सेल्स प्राइस इंक्रीज करें। ठीक है, यानी प्राइस इंक्रीमेंट आ गया, तो ये दोनों फैक्टर्स जो हैं वो केटर करेंगे हमारी रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन साइड को। दूसरी तरफ जो एलिमेंट मौजूद है वो है कॉस्ट मिनिमाइजेशन का, यानी हम अपने खर्चों को, अपनी कॉस्ट को, अपने एक्सपेंसेस को कम करना स्टार्ट करें। तो उसमें दो एलिमेंट आ जाते हैं। एक तो ये वाला फैक्टर आ जाता है कि जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं हमारे एक पर्टिकुलर यूनिट को लेकर के, मैं स्पेसिफिकली Amazon परस्पेक्टिव से बात कर रहा हूँ। सो अब एक पर्टिकुलर यूनिट को लेकर के कि उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी है, उसकी शिपिंग कॉस्ट कितनी है, उसकी वेयर हाउसिंग स्टोरेज कॉस्ट कितनी है। ठीक है, सो ये सारी की सारी जो है वो इसमें प्रोडक्शन और शिपिंग जो है वो डायरेक्ट कॉस्ट है कि आपको अगर जो यूनिट सेल कर रहे हैं तो ये कॉस्ट को बेयर करनी ही पड़ेगी। सो अब या तो इन कॉस्ट को मिनिमाइज करने के ऊपर काम किया जाए। ठीक है, दूसरा जो एलिमेंट आ जाता है वो आ जाता है हमारी मार्केटिंग, यानी एडवर्टाइजमेंट स्पेंड जो है
वो हम किसी तरीके से रिड्यूस करने की कोशिश करें और उसको ऑप्टिमाइज़ करने की कोशिश करें और कम से कम स्पेंड करके अपनी ज़्यादा सेल्स अगर हम जनरेट करते हैं, तो वहाँ से हमें ओवरऑल जो कॉस्ट मिनिमाइज़ेशन वाला एलिमेंट भी इनकर हो जाता है, क्योंकि उसकी वजह से स्पेंड कम हो रहा होगा और हमारे साथ-साथ रेवेन्यू भी इंक्रीज़ कर रहे होंगे, ठीक है? सो अब थोड़ा-सा हम आते हैं रेवेन्यू मैक्सिमाइज़ेशन वाले एलिमेंट पे मज़ीद उसको ब्रेक डाउन करते हैं, कि उसमें एक तो प्राइस फैक्टर है जो कि बड़ा सिंपल फॉर्म है कि सिंपली हमने अगर हमें रूम नज़र आ रहा है तो हमने प्राइस इंक्रीज़ कर दी। लेकिन दूसरा एलिमेंट है सेल्स वेलोसिटी। सेल्स वेलोसिटी कनेक्टेड है हमारी रैंकिंग के साथ कि जितना हम ज़्यादा विज़िबल होंगे, जितना हम ज़्यादा बायर के लिए उनकी सर्चेज़ पे हम नज़र आ रहे होंगे, तो हमारे कन्वर्जन, हमारी सेल्स वेलोसिटी जो है वो ज़्यादा इंक्रीज़ कर रही होगी। ठीक है? सो अब ये रैंकिंग जो है, वो किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट है? वो ऑब्वियसली कि जितना हम कन्वर्ट कर रहे होंगे, हमारी ऑर्गेनिक रैंकिंग जो है, वो इम्प्रूव करती जाएगी। जैसा कि हमने लास्ट सेशन में भी डिस्कस किया था कि हमारी ऑर्गेनिक विजिबिलिटी जो है, वो इतनी ज़्यादा नहीं होगी जब एट द टाइम ऑफ लॉन्च। सो हमें उस कन्वर्जन हिस्ट्री को बिल्ड करना होगा थ्रू एडवर्टाइजमेंट, थ्रू पेड विजिबिलिटी। उसके थ्रू जब हम कन्वर्जन सेटअप करना स्टार्ट करेंगे, जनरेट करना स्टार्ट करेंगे, तो उसकी वजह से हमारी ऑर्गेनिक विजिबिलिटी और ऑर्गेनिक रैंक भी जो है, वो इम्प्रूव करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है? अब कन्वर्जन में अगर हम कन्वर्जन में एक बायर के पर्सपेक्टिव से देखें चीज़ को, सो वहाँ पर 2 फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं प्योरली। एक तो ये है कि अब जो प्रोडक्ट है, उसकी विजिबिलिटी है या नहीं है उस पर्टिकुलर सर्च टर्म के ऊपर। यानी मैं अगर लेट्स से अमेज़न पे जा रहा हूँ, ठीक है? मैंने एक कीवर्ड सर्च किया प्लास्टिक नाइफ्स, मुझे प्लास्टिक नाइफ्स बाय करनी है। सो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स नज़र आ रही हैं, ऑब्वियसली मैं उन्हीं में से कोई ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करूँगा, सो दैट द फर्स्ट फैक्टर इज़ विजिबिलिटी, ठीक है? जो कि एक कन्वर्जन का रीज़न बनेगा। द सेकंड फैक्टर इज ऑफर, ठीक है? कि जब मेरे पास ये रिजल्ट्स अवेलेबल हैं, सो यहाँ पर अब रिजल्ट्स अवेलेबिलिटी के हिसाब से मैं अपनी रिक्वायरमेंट कि मुझे किस चीज़ की रिक्वायर्ड है, मुझे किस तरीके की नाइफ्स चाहिए, मुझे कितनी क्वांटिटी में नाइफ्स चाहिए, ठीक है? सो यहाँ पर अब मैं जब मेरे पास विजिबिलिटी आ गई बहुत सारी प्रोडक्ट्स की, सो अब मैं उसको चेकआउट करना शुरू हुआ कि हर इंडिविजुअल प्रोडक्ट जो है वो क्या ऑफर कर रहा है, वो कितनी उसमें क्वांटिटी भी मैटर करती है, उसमें प्राइस मैटर करती है, सो एंड सो। सो मैं उनकी ऑफर्स को एनालाइज करना स्टार्ट करूँगा। तो इन 2 फैक्टर्स की वजह से अल्टीमेट जो मेरे कन्वर्जन का जो डिसीजन होगा, वो इन 2 फैक्टर्स की वजह से होगा, ऑफर की वजह से और विजिबिलिटी की वजह से, ठीक है? सो अब जो ऑफर है, ठीक है? ऑफर में क्या-क्या फैक्टर इन्वॉल्वड हैं एंड द ऑफर इज़ द रीज़न कि हम एक पीपीसी मैनेजर जो है वो रिटेल रेडीनेस के ऊपर काम करता है, ठीक है? दैट्स वाज़ द होल पॉइंट कि यहाँ पर जो चीज़ें हमने उसको ड्रिल डाउन किया है उसको नेट प्रॉफिट से कि हम रिटेल रेडीनेस जो है उसके ऊपर काम क्यों करते हैं और वो किस तरीके से इम्पैक्ट करता है हमारी नेट प्रॉफिटेबिलिटी को, ठीक है? सो अगर हम ऑफर को चेकआउट करें, तो ऑफर में हमारे पास क्या-क्या चीज़ें एक बायर के पर्सपेक्टिव से अगर हम सोचें, तो उसके पास क्या-क्या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है, जिसकी बेसिस पे वो डिसीजन ले रहा होता है, ठीक है? सो फर्स्ट थिंग अगर हम किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे चले जाते हैं, लेट्स से ये हमारे पास लेट्स इस लिस्ट को ओपन करते हैं, ठीक है? सो अब इस लिस्ट पे मेरे पास जो-जो चीज़ें अवेलेबल हैं, ठीक है? या बल्कि उससे पहले भी अगर हम एक सॉर्ट ऑफ यहाँ पे सर्च रिजल्ट्स के ऊपर देख लें कि यहाँ पर भी तो एक सॉर्ट ऑफ कंपैरिजन हो रहा है, राइट? सो यहाँ क्या-क्या चीज़ें विज़िबल हैं एक बायर को? सबसे पहले मेन इमेजेस की बात कर लें, ठीक है? कि हमारी जो इमेज है, उस प्रोडक्ट की इमेज है, वो एक बड़ा रोल प्ले कर रही होती है उस ऑफर को सेटअप करने में। ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं कि यहाँ पर हमारे पास टाइटल्स अवेलेबल हैं, विज़िबल हैं एक बायर को, कितने कितनी नाइफ्स हैं इसके अंदर, ठीक है? क्या पैक साइज़ है, उसका साइज़ वगैरह, उसका मटीरियल एक्सेट्रा, ये इन्फॉर्मेशन में भी शायद उस टाइटल में जो है वो मुझे विज़िबल हो किसी हद तक। थर्ड थिंग इज़ जो सोशल प्रूफ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है? सो कितनी रेटिंग्स हैं, कितने नंबर ऑफ रिव्यूज़ हैं, क्या रेटिंग्स हैं, फीडबैक कैसा है, ठीक है? ये एक सोशल प्रूफ मुझे मिल रहा है, जिसकी वजह से इवेंचुअली एक बायर का सॉर्ट ऑफ ट्रस्ट डेवलप होता है उस प्रोडक्ट के ऊपर सोशल प्रूफ की वजह से। और अगर वो नेगेटिव रिव्यूज़ का पोर्शन ज़्यादा है, रेटिंग्स जो है वो लो हैं, तो ऑब्वियसली वो एडवर्सली अफेक्ट करता है एक बायर के डिसीजन को। और थर्ड थिंग कि यहाँ पर प्राइस किस तरीके से ऑफर की हुई है और प्राइस कौन सी प्रोडक्ट जो है वो किस प्राइस में अवेलेबल है और मेरे लिए क्या ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है, क्या ज़्यादा कन्वीनियंट है। इस ये सारे एलिमेंट्स यानी ये 4 एलिमेंट्स जो हैं वो यहाँ पर हमने उसको ब्रेक डाउन इसी तरीके से किया है। फर्स्ट इज़ सेल्स कॉपी व्हिच इज़ आवर टाइटल एंड द बुलेट पॉइंट्स। प्राइसिंग आ जाता है, ठीक है? ब्रांडिंग में हमारी जो इमेजेस हैं, हमारे ईबीसी अगर हम डिटेल पेज की तरफ जाते हैं तो उसमें ईबीसी आ जाता है, वीडियोज़ आ जाती हैं एंड सोशल प्रूफ इज़ आवर नंबर ऑफ रिव्यूज़ एंड
रेटिंग्स, ठीक है, कि हमारी रेटिंग्स क्या है और नंबर ऑफ रिव्यूज क्या है। मतलब वहां पे क्वांटिटी भी मैटर करती है कि एक तरफ यहाँ पर अगर हम देखें कि यहाँ पे 15 रिव्यूज हैं, 66 रिव्यूज हैं, कंपैरेटिवली जो एक और सेलर है उसके 9000 ऑलमोस्ट 10,000 रिव्यूज मौजूद है, तो उसकी वजह से उसकी बाइंग यानी जो बार्गेनिंग पावर है या बायर को कन्विंस करने की पावर है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाती है। सो ये एक एलिमेंट बनता है जिसकी वजह से हम देख सकते हैं कि आई मीन इसी वजह से उसे एक बेस्ट सेलर बैच भी मिला हुआ है। और अगर हम इसका बीएसआर भी चेकआउट करें तो वो 839 के ये होम हेल्थ एंड हाउस होल्ड में 839 यूनिट्स 839 का बीएसआर है। दैट मीन्स कि इसकी सेल्स जो है वो अराउंड कोई मे बी आई मीन 250-300 के अराउंड जो है वो इसकी सेल्स हो सकती है मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि ये यूएस मार्केट है। तो एनीहाउ सो ये चार फैक्टर्स जो हैं वो यहाँ पर हमारे लिए सॉर्ट ऑफ चेकआउट करने वाले और एलिमेंट बनते हैं, कंसिडरेबल एलिमेंट बनते हैं कि अगर मैंने अपनी रैंकिंग के ऊपर काम करना है तो सबसे पहले तो मुझे अपनी ऑफर को चेकआउट करना है कि उसमें जो एलिमेंट्स मौजूद हैं वो एलिमेंट्स में कैटर करूं। ये वाला पार्ट, इसको स्पेसिफिकली जो आपने टर्म सुनी है, दैट इज रिटेल रेडनेस, कि हमने अपनी ऑफर को चेकआउट करना है, ठीक है। दूसरा एलिमेंट जो है वो हमारा विजिबिलिटी का है। अब विजिबिलिटी जो है वो आ जाती है हमारी ऑर्गेनिक भी और प्लस हमारी पेड विजिबिलिटी भी। सो वहां पर ऑर्गेनिक विजिबिलिटी के लिए या पेड विजिबिलिटी के लिए जो एलिमेंट्स एक प्रोडक्ट को विजिबल करने के लिए किसी पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर या उस पर्टिकुलर निश में जितने भी कीवर्ड मौजूद हैं उनसे रिलेटेड एक विजिबिलिटी क्रिएट करने के लिए जरूरी ये है कि हमारा जो बैकएंड है किसी भी लिस्टिंग का, लेट्स से कि अगर हम किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे जाके अब ये एक लिस्टिंग का जो है वो बैकएंड है, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो हम अपने प्रोडक्ट के हवाले से इनपुट करते हैं, ठीक है। इसमें प्राइस भी आ जाती है, इसमें टाइटल्स और डिस्क्रिप्शंस भी आ जाती हैं, सी। सो यहाँ पर अगर हम प्रोडक्ट डिटेल्स वाला सेक्शन देखते हैं तो यहाँ पर हमारे बुलेट्स मेंशन हैं, हमारे कीवर्ड्स, जेनेरिक कीवर्ड्स का, जो कि पहले इसको सर्च टर्म की आई मीन जो अमेज़न ने इसको टाइटल दिया हुआ था वो सर्च टर्म कहते थे, हम इसको नॉर्मली बैकएंड सर्च टर्म्स कहते थे पहले। सो यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है जहां पर अमेज़न आपसे ये मांगता है कि ये प्रोडक्ट जो है वो और किन सर्च टर्म्स के अराउंड जो है वो और कौन कौन सी सर्च टर्म्स हैं जो इस प्रोडक्ट से रिलेटेबल हैं, ठीक है। सेकंडली यहाँ पर हम फिर उसके साइज, नंबर ऑफ पीसेज एंड ये सारी चीजें ऑफर करते हैं। अगर मैं प्रोडक्ट आइडेंटिटी में जाऊं तो यहाँ पर हम उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का टाइटल शेयर कर रहे हैं, ठीक है, जो कि टाइटल भी हमारे, क्योंकि उसमें भी हमारी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, उसमें हम कीवर्ड जो है वो यूज कर रहे हैं जिनकी वजह से अमेज़न अब वो सारा डाटा जो है वो कलेक्ट करता है और उसको यूज कहाँ करता है मैं उसको थोड़ा सा मजीद एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, ठीक है, ये डायमेंशन वगैरह आ गए। सो एनी सो यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन हम पुट करते हैं ना जब अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट करते हुए, ठीक है, ऑल दो कि अभी हमने ना कोई कन्वर्जन हिस्ट्री बिल्ड की है ना हमारे ऑर्डर कहीं पे सेल हुए हैं, अगर हम न्यू लॉन्च की अगर आप बात करते हैं तो सो वहां पर हमने कोई ऑर्डर जनरेट नहीं किए हैं, ना ऑर्गेनिकली ना पीपीसी के थ्रू, हमने सिर्फ प्रोडक्ट को लिस्ट किया है। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन चाहे वो टाइटल में हो, चाहे वो बुलेट्स में हो, चाहे वो हमारी बैकएंड सर्च टर्म्स में हो जिनको जेनेरिक कीवर्ड का अब उसने अमेज़न ने टाइटल दे दिया, या चाहे वो हमारी कैटेगरी हो, जो कैटेगरी हमने प्रोडक्ट की डिफाइन की हुई, ये सारी इन्फॉर्मेशन अमेज़न कलेक्ट करता है और उसकी बेसिस पे हमारी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करता है। ये सारी इंफॉर्मेशन अमेज़न कलेक्ट करके ये आइडेंटिफाई करता है कि हमारा रेलेवेंट टारगेट ऑडियंस जो है वो किन कीवर्ड्स पे मौजूद है, ठीक है। इसमें सबसे पहले प्रायोरिटी जो है वो हमारी टाइटल के ऊपर आ जाती है। देन यहाँ पर आई मीन थोड़ा सा जो है वो डिफरेंट ओपिनियंस मौजूद हैं, बट आई बिलीव के बुलेट जो है वो सेकंड रोल प्ले करते हैं। कुछ कहते हैं कि अमेज़न सर्च टर्म जो है वो सेकंड रोल आई मीन सेकंड प्रायोरिटी होते हैं, एंड थर्ड इज अमेज़न सर्च टर्म, जो आई मीन जो बैकएंड सर्च टर्म्स हैं वो थर्ड। लेकिन हमने इन तीनों को, वेदर के वो जो भी ऑर्डर हो उसका टाइटल जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑब्वियसली। उसके अलावा हमने इन तीनों को केटर करना है और इन तीनों को प्रॉपरली रिसर्च करके, क्योंकि हमें पता है कि अमेज़न जितना भी डाटा कलेक्ट कर रहा है फॉर एसईओ पर्सपेक्टिव, फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पर्सपेक्टिव, सो हमने वो डाटा जो है वो यहाँ पर इनपुट करना है और ज्यादा से ज्यादा अपनी रेलेवेंसी जो है वो क्रिएट करने के लिए हमने इन चीजों को प्रॉपरली केटर करना है। तो ये वाला पार्ट जो है जितना भी लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन वाला वो सारा का सारा एसईओ में कवर अप हो जाता है। इवन
मेरा अपना एक एक्सपीरियंस रहा है कि मेरी आई मीन एक प्रोडक्ट मेरे पास एक प्रोडक्ट आई थी जो कि आई मीन उसकी इन्वेंट्री जो है वो सॉर्ट ऑफ एक तरीके से लॉस में है, और उसमें पहले इशू ये था कि उस पे अमेज़न जो है वो कैटेगरी असाइन नहीं कर रहा था, एंड वहाँ पर सॉर्ट ऑफ बीएसआर जिसकी कैटेगरी असाइन ना होने की वजह से उसका जो सर्च रिजल्ट के ऊपर यानी उसके प्रोडक्ट पेज के ऊपर जो है वो उसका बीएसआर शो नहीं होता था। अच्छा, अब बीएसआर शो नहीं हो रहा और कैटेगरी असाइन नहीं है, उसको प्रॉपर कैटेगरी ब्राउज नोड असाइन नहीं है, उसकी वजह से प्रॉब्लम ये था कि उसकी ऑर्गेनिक विजिबिलिटी ही नहीं थी, यानी वो ऑर्गेनिकली डिस्कवरेबल नहीं था। बेशक आप जितने भी पेजेस जो हैं वो सर्च आउट कर लो, जितने भी कीवर्ड जो हैं वो सर्च आउट कर लो, वो ऑर्गेनिकली विजिबल नहीं था। सो खैर, अब आई मीन बाय जो क्लाइंट है उसके पास जो है वो एक सर्टेन इन्वेंट्री जो थी उसकी मौजूद थी, और वो उसके ऊपर कोई आई मीन स्पेंड नहीं करना चाह रहा था, क्योंकि ऑलरेडी उसे पता है कि ये प्रोडक्ट जो है वो लॉस में है। सो वो ऑर्गेनिकली ही उसको हम सेल करना चाह रहे थे कि किसी तरीके से हम इसको फिगर आउट कर लें कि विदाउट पेइंग एनी मोर अमाउंट हम इसको सेल कर लें। सो वहां पर जो चीज हमने टेस्ट की वो ये की कि पहले तो हमने कैटेगरी वाला एक इशू सॉर्ट ऑफ रिजॉल्व किया थ्रू अमेजोन के, उस पर प्रॉपरली कैटेगरी जो है वो असाइन हो जाए। द सेकंड थिंग आई डिड कि वहां पर हमने सिर्फ एसईओ के ऊपर काम किया। एसईओ के ऊपर काम किया, तो जब एसईओ किया आई मीन जो एसईओ से पहले की पोजीशन थी वो ये थी कि वो अराउंड कोई 3 से 4 सर्च टर्म्स ऐसी थी जहां पर वो इंडेक्सिंग शो करता था इन रिवर्स, जब हम उसको सेरिब्रो में रिवर्स करते थे तो ठीक है। लेकिन एसईओ के बाद वहां पर एक डिसेंट नंबर ऑफ कीवर्ड्स पर उसकी विजिबिलिटी जो है वो जस्ट सिर्फ एसईओ और कीवर्ड्स को ऑप्टिमाइज करने की वजह से वहां पर उसकी विजिबिलिटी जो है वो क्रिएट होना स्टार्ट हो गई। ठीक है। सो ये चीज आई मीन एसईओ सिर्फ विजिबिलिटी क्रिएट करने के लिए, चाहे आप पीपीसी एग्रेसिवली रन कर रहे हो या जो वट एवर स्ट्रैटेजी आप बना रहे हो, सबसे पहला जो काम है वो एसईओ के ऊपर काम करना है और उसको प्रॉपरली ऑप्टिमाइज करना है। अच्छा, सब पूछ रही है कि डज दिस फॉल अंडर पीपीसी मैनेजर जीडी और वी डिपेंड ऑन द एसईओ लिस्टिंग पर्सन एंड ब्लाइंडली फॉलो व्हाट ही प्रोवाइड्स। देखिए सब, क्योंकि ये डायरेक्टली हमारी परफॉर्मेंस को या बीइंग अ पीपीसी मैनेजर हमारी परफॉर्मेंस को हिट करता है और उससे लिंक्ड है, सो वी हैव टू मेक श्योर कि जो भी एलिमेंट्स विजिबिलिटी से रिलेटेड एंड ऑफर से रिलेटेड जो भी एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं, अगर हम विजिबिलिटी की बात करें तो उसमें एसईओ आ जाता है जो कि एक कंटेंट राइटर हैंडल कर रहा होता है, और अगर हम ऑफर की बात करें तो वहां पर ब्रांडिंग वाला जो एलिमेंट है और प्राइसिंग वाला जो एलिमेंट है वो या तो जो ब्रांडिंग वाला एलिमेंट है वो ज़ाहिर है कोई फोटोग्राफर कोई डिजाइनर जो है वो हैंडल कर रहा होगा, और जो प्राइसिंग वाला एलिमेंट है वो या सेलर खुद हैंडल कर रहा होगा, या तो फिर अगर आप खुद सोर्सिंग कर रहे हो तो वो एक डिफरेंट मैटर है। सो अब ये आउट आई मीन थर्ड पार्टी उस वहां पर इन्वॉल्व हैं और वो ऑब्वियसली आई मीन हम वो काम जो है वो खुद नहीं कर सकते। ठीक है। लेकिन यहाँ पर दो चीजें जो है ना वो डिफरेंशिएट करने की जरूरत है कि कंटेंट राइटर का जो काम है दैट इज टू राइट अ सेल्स कॉपी। ठीक है। अब सेल्स कॉपी और एसईओ जो है वो दो डिफरेंट चीजें हैं, इसको आई मीन इसको डिफरेंशिएट करने की जरूरत है, क्योंकि हम नॉर्मली इसको कंबाइन कर देते हैं और इसको एक ही चीज समझते हैं कि कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन भी कंटेंट राइटर का काम है। नहीं, कंटेंट राइटर का काम वो नहीं है। कंटेंट राइटर का काम ये है कि उसने हमारी प्रोडक्ट से रिलेटेड एक सेल्स कॉपी लिख के देनी है जो कि अट्रैक्टिव हो, जो कि बायर के पेन पॉइंट्स को एड्रेस करती हो, और जो कि बायर आई मीन बायर को हेल्प करे, आई मीन हमारी कन्वर्जन में हेल्प करे। ठीक है। उसको ऑप्टिमाइज करना विद विद एसईओ पर्सपेक्टिव, वो एज अ पीपीसी मैनेजर हमारा रोल वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब या तो हम कीवर्ड जो हैं वो कंटेंट राइटर को दे दें कि वो अपनी सेल्स कॉपी में ये वर्ड जो है, कौन सा कीवर्ड जो है उसने टाइटल में यूज करना है, कौन से वर्ड जो है वो उसने बुलेट्स में यूज करना है, ये काम हम कर सकते हैं। लेकिन अगर वो नहीं हमने किया इनिशियली और हमारे पास कंटेंट आ गया है, तो फिर उस कंटेंट को, उस सेल्स कॉपी को एसईओ पर्सपेक्टिव से ऑप्टिमाइज करना, वो फिर हमारा जॉब एज अ पीपीसी मैनेजर बन जाता है। EBC, so detail pages required for SEO और EBC content should be clear of course। अच्छा, इसमें जो EBC होता है आई मीन एक प्रोडक्ट डिस्प्ले पेज पे, ठीक है, यहाँ पर हम अगर चले जाते हैं, सो अभी यहाँ पर ईबीसी शो हो रहा है, ठीक है, या अदरवाइज अगर हम ईबीसी अपलोड नहीं करते तो हमारे पास यहाँ पर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन का सेक्शन जो है वो मौजूद होता है, जो कि हम यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है। अगर हम ईबीसी अपलोड नहीं करते तो ऑब्वियसली ये वाला पार्ट जो है वो हमारे प्रोडक्ट डिस्प्ले पेज पे नजर आ रहा होता है इस पर्टिकुलर एरिया में जहां पर ईबीसी हमें नजर आ रहा है। ठीक है। सो इसकी जो वेटेज है ना वो बहुत ज्यादा नहीं होती एसईओ पर्सपेक्टिव से। ईबीसी की तो बिल्कुल भी नहीं होती, क्योंकि उस पे जो टैक्स या कंटेंट जो है वो हम अपलोड करते हैं वो एसईओ पर्सपेक्टिव से कंसिडर नहीं करता है अमेजोन या उसका एल्गोरिथम। जो डिस्क्रिप्शन है उसमें किसी हद तक जो है उसका इम्पैक्ट आ सकता है, लेकिन जो वेटेज है स्टिल वो टाइटल और बुलेट्स की और बैक एंड सर्च टर्म्स की ज्यादा है। और दूसरा ये कि डिस्क्रिप्शन को यूज करना
और ईबीसी को यूज करना, तो उसमें ईबीसी जो है वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि अगर हम मोबाइल पर्सपेक्टिव से देखें कि मोबाइल डिवाइसेस जिस तरीके आई मीन वहां पर जिस तरीके से हमारा प्रोडक्ट डिस्प्ले पे शो होता है, सो वहां पे ईबीसी जो है वो कुछ अट्रैक्शन बिल्ड करता है टुवर्ड्स आवर प्रोडक्ट, और उस पे अगर हम एक अच्छा ईबीसी अपलोड करते हैं तो वो हमें हेल्प कर सकता है फॉर कन्वर्जन। तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन और ईबीसी में एसईओ पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन ईबीसी जो है वो हमारी ऑफर को ज्यादा बेहतर बनाता है, सो हमें ईबीसी की तरफ ज्यादा फोकस करना चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा, सेकंड विजिबिलिटी का जो पार्ट आ जाता है वो आ जाता है यहाँ पर एड कवरेज के ऊपर, कि हमारी जो हम कितने कीवर्ड्स के ऊपर, किन कीवर्ड्स के अराउंड जो है वो अपनी एड प्लेसमेंट्स कर रहे हैं, किन पोजीशंस के ऊपर कर रहे हैं। ठीक है, सो वो उसमें एड कवरेज के एक तो पहला चीज ये है कि हमने किन कीवर्ड्स को लूप में लिया है, अपनी कैंपेन्स में टारगेट करना किया है, किन एसेंस को किया है, किन कैटेगरीज को किया है। सो वो एक सॉर्ट ऑफ कवरेज है कि जहां जिस पर्टिकुलर एरिया में हम अपनी प्रोडक्ट को विजिबल कर रहे हैं। फिर सेकंड फैक्टर है इसके उस कवरेज की विजिबिलिटी क्या है, यानी प्लेसमेंट्स के ऊपर काम करना। सो उनकी प्लेसमेंट भी मैटर करती है कि वो इनफ विजिबल हैं, वो ऐसी प्लेसमेंट्स ऑक्यूपाई की हुई हैं उन्होंने जहां पर विजिबिलिटी जो है वो हम मेक श्योर कर सकें। एंड द फोर्थ थिंग इज द एड क्वालिटी। अच्छा, एड क्वालिटी में जो चीजें हमारी आ जाती हैं वो ये आ जाती हैं कि हमारी जो डिस्प्ले की सॉर्ट ऑफ, अगर हम स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले के एड्स देखें, अगर मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हो ये लेट्स से कि ये स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले की प्लेसमेंट्स है। ठीक है, ये स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले की प्लेसमेंट्स है। सो और इसके अलावा एक तो ये प्लेसमेंट आप नोटिस कर लें, दूसरा जो हमारे पास प्लेसमेंट्स अवेलेबल होती हैं जो कि अट्रैक्टिव है, वो ये प्लेसमेंट्स है, स्पॉन्सर्ड ब्रांड की प्लेसमेंट्स है। ठीक है, जो हेडलाइन एड्स हैं जो कि अच्छा, यहाँ पर Amazon हमें ऑप्शन देता है, क्योंकि स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट के अगर हम एड्स देखें यहाँ पर। ठीक है, अच्छा यहाँ पर अगेन वही मसला आ रहा है कि टॉप ऑफ द सर्च पे कुछ शो नहीं हो रहा। ओके, मैं इसको रीचेक करता हूँ, फिर हमें इनकॉग्निटो पे जाना पड़ेगा। ओके, सो अब ये जो पर्टिकुलर एड प्लेसमेंट है, ये स्पॉन्सर्ड एड की एड प्लेसमेंट है। अब यहाँ पर जो चीज Amazon शोकेस करता है दैट इज ओनली कि हमारी मेन इमेज जो भी है या जितनी भी अच्छी है वो यहाँ पर शो हो जाएगी। सॉरी। सो लेकिन जो स्पॉन्सर्ड ब्रांड के एड्स हैं और जो हमने चेकआउट किए यहाँ पर स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले के एड्स, ये स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले के, सो इन क्रिएटिव्स के ऊपर या इन एड प्लेसमेंट के ऊपर Amazon हमें अलाउ करता है कि हम क्रिएटिव इमेजेस यूज कर सकते हैं, लाइफस्टाइल इमेजेस यूज कर सकते हैं अदर देन आर मेन इमेज। सो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है कि हम अपनी एड क्वालिटी को ज्यादा बेहतर बना सकते हैं, उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। मुझे एक मिनट दीजिएगा प्लीज। ऑलराइट, सो वहां पर हमारी एड क्वालिटी जो है वो मैटर करना स्टार्ट कर देती है। स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट में हमारे पास एड क्वालिटी जो है वो इतना बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं करती, लेकिन स्पॉन्सर्ड ब्रांड के टर्म्स में और स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले के टर्म्स में एड क्वालिटी जो है वो मैटर करती है। उसमें जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं उनको हम यूटिलाइज कर सकते हैं अपनी विजिबिलिटी को बेहतर करने के लिए, अगर वहां पर हम अट्रैक्टिव इमेजेस जो है वो यूज करते हैं। अच्छा, सलमान नसीर कह रहे हैं कि सर दी देयर आर टू टेम्पलेट फॉर ईबीसी, व्हिच वन वी शुड यूज फॉर एससीओ पर्सपेक्टिव। देखिए, ईबीसी का कोई भी, मैंने जैसे कहा कि ईबीसी की एससीओ पर्सपेक्टिव से कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, क्योंकि वो एससीओ में अपना रोल प्ले नहीं कर रहा होता। सो यहाँ पर ईबीसी को हम प्रायोरिटी देंगे फॉर ऑफर पर्सपेक्टिव से, कि वो हमारी ऑफर को बेहतर बनाता है, क्योंकि जब वो एक अगर आप प्रोडक्ट डिस्प्ले पेज विजिट करते हो, खास तौर पे मोबाइल यूजर्स जब डिस्प्ले पेज विजिट करते हैं तो उनको जो विजिबिलिटी इमेजेस के बाद जो ईबीसी इमेजेस नजर आती हैं, सो वो हमारी ऑफर को ज्यादा बेहतर बनाता है। सो उस पर्सपेक्टिव से ईबीसी को यूज करना चाहिए, लेकिन ईबीसी एससीओ में रोल प्ले नहीं करता। ठीक हो गया। अब यहाँ पर रिटेल रेडीनेस के आई मीन हमने सॉर्ट ऑफ ऑफर को कंसिडर किया है, जो कि सबसे पहला ऑब्वियसली जो सबसे पहला हमने काम करना होता है एज अ पीपीसी मैनेजर। अगर हमारे पास अब एक लिस्ट आई है तो हम ऑब्वियसली सबसे पहला जो टास्क परफॉर्म करते हैं वो रिटेल रेडीनेस का है।
सो उस रिटेल रेडीनेस को और इन 4 एलिमेंट्स को सामने रखते हुए जो कि हमने डिस्कस किए हैं यहाँ पर, मैंने एक फॉर्मेट या एक सॉर्ट ऑफ स्कोर कार्ड जो है वो बनाया है, ठीक है। और आई कॉल इट कॉम्पिटिशन स्कोर कार्ड, ठीक है। और इसको हमने यहाँ पर 4 हिस्सों में इसकी सेगमेंटेशन की है, और इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये किस तरीके से वर्क कर रहा है और ये हमें कहाँ पर किस तरीके से हेल्प आउट कर सकता है, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले यहाँ पर हमारे, अच्छा इससे पहले किसी कोई सवाल तो नहीं, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ऑलराइट। हेलो सर, आवाज़ आ रही? जी सलमान। ये आपसे क्वेश्चन था कि जिस तरह आप रिटेल रेडीनेस का बता रहे हैं हम्म, कि हम सबसे पहले जो है जैसे ही हमारे पास कोई क्लाइंट आए या अपनी लॉन्च हो या जो भी हम उस पर रिटेल रेडीनेस पे काम करते हैं, तो फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर क्लाइंट आए उसकी लॉन्च में हमने पीपीसी पे वर्किंग स्टार्ट करनी है, उससे पहले हम सारी उसकी रिटेल रेडीनेस चेक करेंगे और उसकी इमेजेस वगैरह ठीक नहीं है या सेल कॉपी उसकी ठीक नहीं है या इस तरह के सारे इश्यूज हैं, तो हम्म। हम उसको क्या बोलेंगे कि पहले आप ये सारा कुछ अपना ठीक करके आओ, फिर हम नेक्स्ट जो है वो अपना पीपीसी पे वर्किंग स्टार्ट करेंगे, और उसके पास अगर बजट ना हो या हम उसको फिर छोड़ दें, या क्या करें इस केस में हम्म, अगर वो नहीं एग्री होता इन चीज़ों पे? हम्म। अच्छा, उसमें 2 चीजें हैं, ठीक है। एक तो ये है कि अगर तो आपकी रिटेल रेडीनेस सही नहीं है और क्लाइंट जो है वो उसके ऊपर एग्री नहीं कर रहा, या उसके पास बजट नहीं है, उसकी लिमिटेशंस है, सो वहां जरूरी है कि उसकी राइट एक्सपेक्टेशन सेट करना। राइट एक्सपेक्टेशन क्यों सेट करना? क्योंकि इवेंचुअली अगर आपकी रिटेल रेडीनेस प्रॉपर नहीं है, तो आपकी कन्वर्जन जो है वो मोस्ट प्रोबेबली हर्ट होंगी, और कन्वर्जन हर्ट होगी तो ऑब्वियसली आप वो रिजल्ट्स नहीं दे पाओगे जो कि एक क्लाइंट जो है वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा होगा। सो वहां पर एक्सपेक्टेशंस का सेट करना वो इम्पोर्टेंट है। अगर तो आप एक्सपेक्टेशन राइट सेट कर देते हो कि आपकी इमेजेस में मसला है या आपके कंटेंट में मसला है या लेट्स से आपकी जो ईबीसी है उसमें मसला है, सो अगर आप फिक्स नहीं करते हो उसको, तो आपके ये कन्वर्जन रेट जो है वो आप एक्सपेक्ट करो और उसकी बेसिस पे ये रिजल्ट जो है वो आपको अचीव हो सकते हैं। सो अगर वो आपकी एक्सपेक्टेशन से एग्री कर जाता है, जो रिजल्ट आपको कमिट कर रहे हो, तब तो ठीक है, तो उसके साथ जो है वो मूव ऑन किया जा सकता है। लेकिन अगर उसकी एक्सपेक्टेशन ज्यादा है और आपको नजर आ रहा है कि वो एक्सपेक्टेशन जो है वो मीट नहीं हो सकती, सो फिर आई बिलीव कि वहां पर उस क्लाइंट को इग्नोर करना लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से अच्छा होगा, बेहतर होगा, क्योंकि वो इन दी एंड जो है वो बैकफायर करेगा, आप वो रिजल्ट जो है वो उसको प्रोवाइड नहीं कर सकोगे। सही, ठीक है सर। थैंक यू। अच्छा, यहाँ पर if you अच्छा अहमद कह रहे हैं कि if you include keywords for the images of EBC they will be indexed, ठीक है। I don't know, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो वहाँ पे उसका कोई खास इम्पैक्ट जो है वो नहीं नजर आया मुझे ईबीसी को लेकर के, क्योंकि मैंने ये चीजें ट्राई की हैं। ज्यादातर जो रेलेवेंसी इंडेक्सिंग जो बिल्ड होती है वो मुझे उसका इम्पैक्ट जो नजर आया वो टाइटल के थ्रू और सर्च टर्म्स के थ्रू ज्यादा इम्पैक्ट जो है वो उसका नजर आया है कि वो ऑर्गेनिकली चेंज होना स्टार्ट हो जाते हैं। इंडेक्सिंग और डिस्कवरेबिलिटी जो है वो उसकी इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाती है। ऑलराइट, सो हम कंपटीशन स्कोर कार्ड की बात कर रहे थे, तो कंपटीशन स्कोर कार्ड में जो इस पर्टिकुलर कंपटीशन स्कोर कार्ड का इसका रीजन पर्पस क्या है, वो ये है कि हमारी ऑफर की बेसिस पे कन्वर्जन, जो हमने यहाँ पे चीज डिस्कस की थी कि हमारी कन्वर्जन जो है वो डिपेंड करती है ऑफर इनटू विजिबिलिटी पे, ठीक है। सो इस पर्टिकुलर कंपटीशन स्कोर कार्ड की बेसिस पे हम अपनी ऑफर को एनालाइज करेंगे, एंड ऑफर एनालिसिस की बेसिस पे हम ये डिटरमाइन करेंगे कि हमारे इन टर्म्स ऑफ कंपटीशन क्या चांसेस हैं कि हमें क्या कन्वर्जन रेट एक्सपेक्ट करना चाहिए या हम क्या कन्वर्जन रेट अचीव कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंडली, हमने यहाँ पर अब ऑफर जो है उसको ब्रेक डाउन किया है हमने यहाँ पर। ऑफर में सबसे पहला एलिमेंट आ गया सेल्स कॉपी का, देन प्राइस का, देन ब्रांडिंग है, एंड देन सोशल प्रूफ है, ठीक है। अब यहाँ पर ये 4 एलिमेंट्स तो हैं एक ऑफर को कंसिडर करने के लिए, लेकिन अगर आप एक बायर के परस्पेक्टिव से देखोगे या उसके उस निश को समझने की कोशिश करोगे जिस पर्टिकुलर निश में वो प्रोडक्ट लिस्टेड है, सो यहाँ पर ये जो ऐसा नहीं होगा कि सेल्स कॉपी जो है उसकी वेटेज जो है वो 25% है, प्राइस की 25% है, ब्रांडिंग की और सोशल प्रूफ की 25% है। ऐसा नहीं होगा। किसी निश में प्राइस जो है उसकी ज्यादा वेटेज होगी, किसी निश में ब्रांड की अपनी वैल्यू वो ज्यादा वेटेज करता होगा, किसी निश में सोशल प्रूफ जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होगा, ठीक है। और लास्टली जो आपकी सेल्स कॉपी जो है वो वहां पर कोई कुछ निशेस हो सकती है मे बी कि जहां पर सेल्स कॉपी, लेकिन सेल्स कॉपी ओवरऑल
आई बिलीव कि आई मीन इन टर्म्स ऑफ कन्विंसिंग अ बायर, वो बहुत ज्यादा रोल इतना ज्यादा रोल प्ले नहीं करी होगी। अगर हम बाकी तीनों के मुकाबले में उसको कंपेयर करेंगे तो आई वुड ऑलवेज कीप सेल्स कॉपी एट द लास्ट। उससे पहले प्राइसिंग, ब्रांडिंग एंड सोशल प्रूफ जो है, ये तीन जो है वो वहां पर मैटर करते हैं। अच्छा, प्राइस जो है वो कहाँ पर वेटेज जो है वो ज्यादा ले रही होगी, ठीक है। लेट्स से कि आप किसी डिस्पोजेबल, लेट्स से कि जो जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट हम देख रहे हैं, ठीक है, अब ये प्रोडक्ट जो है वो सॉर्ट ऑफ डिस्पोजेबल है। आई मीन ये डिस्पोजेबल कटलरी है और इसमें यहाँ पे आपको डिस्पोजेबल का वर्ड जगह जगह पे नजर आ रहा है, ठीक है। सो जब एक अगर आप इस चीज को देखें, जब आप भी लेट्स से कि आप पिकनिक पे जा रहे हो, आपने जाते हुए कोई डिस्पोजेबल प्लेट्स, डिस्पोजेबल कप्स बाय कर रहे हैं, सो यू वुड प्रेफर कि जो जितना सस्ता मिल जाए उतना ज्यादा बेहतर है, ठीक है। सो वहां पर आपकी वेटेज जो है या आपके डिसीजन मेकिंग जो है, वो कन्वर्जन के चांसेस जो है, वो प्राइस फैक्टर सबसे ज्यादा मैटर कर रहा होगा। आप ब्रांड नहीं पूछोगे उससे, आप उसका सोशल प्रूफ जो है वो नहीं पूछोगे, आप उससे सोशल प्रूफ नहीं पूछोगे, आप वहां पर अपना सॉर्ट ऑफ प्राइस फैक्टर की बेसिस पे डिसीजन लोगे, क्योंकि आपको पता है कि आपने एक ही दफा यूज करके उस प्रोडक्ट को फेंक देना है, ठीक है, उसके बाद उसका कोई यूजेज नहीं है। तो डिस्पोजेबल प्रोडक्ट्स या उससे सिमिलर प्रोडक्ट्स, वहां पर प्राइस जो है वो ज्यादा फैक्टर या डिसीजन मेकिंग में ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले कर रहा होता है, ठीक है। अदर देन दैट, अगर हम किसी और निश में चले जाते हैं, लेट्स से इलेक्ट्रॉनिक्स में चले जाते हैं, लैपटॉप्स, मोबाइल्स, टेलीविजन, चाहिए, वहां पर प्राइस इररेलेवेंट हो जाती है मोस्टली बायर्स के लिए। वहां पर आप सीख कर रहे होते हैं कि यार फला फला ब्रांड का मुझे लैपटॉप चाहिए, फला फला ब्रांड का मुझे एलसीडी या एलईडी ये चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको वहां पर, क्योंकि उसकी प्राइस, उसका प्राइस पॉइंट इतना हाई होता है इलेक्ट्रॉनिक आइटम का, कि वहां पर आप क्योंकि ज्यादा अमाउंट पे कर रहे हो, सो यू हैव टू इंश्योर अबाउट द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। सो क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट में आपके दो एलिमेंट्स जो है वो इन्वॉल्व हो जाते हैं, एक तो सोशल प्रूफ और दूसरा एक ब्रांड अवेयरनेस, ठीक है। सो यहाँ पर ब्रांड अवेयरनेस सोशल प्रूफ से भी ज्यादा इंपॉर्टेंस जो है वो ले जाती है। अगर आप लाइट से मोबाइल परचेज करने जाते हो, आप सैमसंग या आईफोन या इन ब्रांड्स को ज्यादा प्रेफर करोगे। वो एक डिफरेंट चीज है कि वो आपके बजट में आ रहा है या नहीं आ रहा, बट इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ ट्रस्ट, आप कहोगे कि हाँ ये बेहतर क्वालिटी है। अगर आपका बजट अलाउ करता है तो ऑब्वियसली आप यही ब्रांड जो है वो चूज करोगे। बट अगर आपके बजट अलाउ नहीं करता तो ऑब्वियसली फिर आप जो है वो दूसरे ऑप्शन जो है वो एक्सप्लोर करोगे। बट वो चीज ब्रांड वैल्यू जो है वो वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले कर रही है, ठीक है। इसी तरीके से कोई प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जहां पर ये डिस्पोजेबल वाला फैक्टर भी नहीं है, जहां पर ब्रांड की पावर वाला या क्वालिटी वाला फैक्टर भी नहीं है कि आपको ट्रस्ट हो उस ब्रांड के ऊपर, ठीक है। इसी तरीके से आई मीन जिस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक में है, आपको फूड आइटम्स में, आपको हेल्थ एंड मेडिकल से रिलेटेड आइटम्स में, वहां पर भी ब्रांड जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है, ठीक है। सो लेकिन अदर देन दैट जो दूसरे आइटम्स हैं वहां पर आपका फोकस जो है वो फिर सोशल प्रूफ की तरफ चला जाता है। यानी वो आइटम प्राइस कॉन्शियस भी नहीं हो आप उससे रिलेटेड, वो कोई डिस्पोजेबल प्रोडक्ट नहीं है और ना ही वो कोई ऐसा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है कि जिसमें आपको ब्रांड कंसिडर करना पड़े। तो वहां पर जो इंपॉर्टेंट रोल सबसे ज्यादा प्ले कर रहा होता है वो कर रहा होता है सोशल प्रूफ, ठीक है। सो द पॉइंट इज कि हर निश में जो वेटेज है इन चार एलिमेंट्स की वो डिफरेंट हो सकती है और होगी लाजमी। सो हम यहाँ पर जो वेटेज कंसिडर करेंगे, जो मैंने यहाँ पर स्कोर कार्ड में हर एक के अराउंड जो मेंशन की हुई है, वो डिफर कर सकती है फ्रॉम निश टू निश, फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, ठीक है। अब ये पर्टिकुलर निश है, यहाँ पर डिस्पोजेबल प्रोडक्ट जो है वो इन्वॉल्व है। सो यहाँ पर मैंने सेल्स आई मीन जो सबसे ज्यादा जो वेटेज दी है वो एक तो प्राइस को दी है कि आउट ऑफ 100 30 वेटेज जो है मैंने प्राइस को दी है, एंड 30 ही मैंने सोशल प्रूफ को दी है कि बायर जो है वो ये इंश्योर कर ले कि अच्छी प्राइस भी मिल रहा है और अच्छी क्वालिटी है, डिसेंट क्वालिटी भी है, तो भी मेरे लिए वाइबल होगा, ठीक है। सो वो फैक्टर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बायर्स के परस्पेक्टिव से। सेल्स कॉपी एंड ब्रांडिंग इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसकी वेटेज जो है मैंने यहाँ पर कम रखी है, ठीक है। सो अब इस वेटेज की बेसिस पे हमारी जो पॉइंट कैलकुलेशन है वो इसी बेसिस पे होगी। जो सब आप पूछ रहे हो ना कि हाउ हैव यू स्कोर्ड द सेल्स कॉपी सर वाया एनी टूल, देखिए सेल्स कॉपी में मैं बता देता हूँ कि हम किस तरीके से पॉइंट्स को कवर कर रहे हैं जब हम उसको एलिमेंट किसी टूल के थ्रू नहीं किया है। ये स्कोर कार्ड जो है वो मेरा अपना डेवलप किया हुआ है, सो उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये किस तरीके से वर्क करता है। अच्छा, अब यहाँ पर आ जाते हैं कि अब जब हम सेल्स कॉपी की बात करते हैं, ठीक है, सेल्स कॉपी इज टोटली डिस्क्रिप्टिव, उसमें टाइटल है, उसमें बुलेट्स है, ठीक है। हम डिस्क्रिप्शन को यहाँ पर कंसिडर नहीं कर रहे, हम टाइटल और बुलेट्स को कंसिडर कर रहे हैं, राइट। सो टाइटल में सबसे पहले जो चीज है कि वो कीवर्ड, वो प्रोडक्ट का नाम, ठीक है, कि जिस जो बहुत ज्यादा नोन है, जिससे आई मीन एक आपका बायर जो है वो फौरन आपकी प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर लेता है, ठीक है।
कि फॉर एग्जांपल के इसकी एग्जांपल कैसे दी जाए, मतलब प्लास्टिक कप्स, राइट। अब प्लास्टिक कप्स अगर मेरी या डिस्पोजेबल प्लास्टिक कप्स मेरे टाइटल में लिखा हुआ है तो आपको इमीडिएटली क्लिक हो जाता है कि ये क्या प्रोडक्ट है, ठीक है। या इसकी बजाय मैं प्लास्टिक का कोई केमिकल नेम ले रहा हूँ, ठीक है, वो आई डोंट नो वो प्रोपिलीन करके कुछ इस तरीके से उसके कुछ टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं, तो मैं उसकी बजाय आई मीन प्लास्टिक के बजाय उसकी एक केमिकल कंपोजिशन की बेसिस पे उसका नाम ले रहा हूँ। अब वो बायर के लिए ऑब्वियसली अंडरस्टैंडेबल नहीं है, सो ऑब्वियसली यहाँ पर जो चीज फैक्टर करेगी कि हमने टाइटल में वो चीज इनपुट करनी है जो कि बायर के लिए ज्यादा अंडरस्टैंडेबल है और फौरन उसको क्लिक करे कि ये प्रोडक्ट जो है वो क्या है और क्यों सेल आई मीन क्या ऑफर जो है वो उसे मिल रही है। दूसरी चीज उसका मीनिंगफुल होना, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को देखें, ठीक है, और इसके टाइटल्स को एनालाइज करें, सो पहला जो कंपेटिटर है जो कि बेस्ट सेलर भी है, ठीक है, उसने जो अपना टाइटल मेंशन किया है वो किया है कि अपना ब्रांड नेम क्लियर नाइफ्स हैवी ड्यूटी क्रिस्टल 100 नाइफ्स, ठीक हो गया। दूसरा ब्रांड है कॉम्फी पैकेज 300 पैक हैवी वेट डिस्पोजेबल क्ले प्लास्टिक नाइफ्स। जब ये अच्छा ये मैंने डमी लिस्टिंग्स उठाई हैं, ठीक है। सो यहाँ पर जो एक थर्ड प्रोडक्ट नजर आया इसको हम कंसिडर करते हैं कि ये हमारा प्रोडक्ट है, राइट। सो यहाँ पर अगर हम इसका टाइटल एनालाइज करते हैं तो रे के आर के प्लास्टिक नाइफ 600 पैक मीडियम वेट प्लास्टिक सिल्वरवेयर डिस्पोजेबल नाइफ फॉर ऑल गैदरिंग्स प्रीमियम वाइट प्लास्टिक नाइफ डिस्पोजेबल कटलरी फला फला फला, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब एक ऐसी प्रोडक्ट जहां पर जो डिस्पोजेबल है, जो चीप है, ठीक है, सो वहां पर ये चीज अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि यहाँ पर बायर के लिए कंसिडरेबल चीज क्या है कि कितनी नाइफ्स मिल रही हैं और उसकी क्वालिटी क्या है वगैरह वगैरह, ठीक है, उसका पैक साइज क्या है, उसका मटेरियल वगैरह क्या है वो आपने डिस्क्राइब कर दिया और प्रोडक्ट का नाम डिफाइन कर दिया, दैट्स इट। आपको दोनों जो बेहतर सेलर्स हैं, एक तो बेस्ट सेलर है और दूसरा उससे एक अच्छी रेटिंग में सेल कर रहा है, सो वो दोनों सेलर ने एक बड़ा प्रिसाइज सा मैसेज दिया है यहाँ पर कि क्या पैक साइज है और क्या प्रोडक्ट है और उसका हैवी वेट डिस्पोजेबल वगैरह वगैरह, जो आई मीन उसकी क्वालिटी को थोड़ा सा डिस्क्राइब करके। लेकिन जो थर्ड सेलर है यहाँ पर आप देखें कि उसमें उसने यहाँ पर वो सॉर्ट ऑफ क्लटर कर दिया है वर्ड्स का जो कि इस पर्टिकुलर निश के बायर के लिए इंपॉर्टेंट ही नहीं है। क्यों एक डिस्पोजेबल प्रोडक्ट को परचेज करते हुए या एक सस्ती प्रोडक्ट को परचेज करते हुए क्या बायर इतनी सारी चीजों को देख रहा होगा कि वो गैदरिंग्स में इन्वॉल्व हो सकता है, उसे पता है ऑलरेडी, उसकी अंडरस्टैंडिंग है कि ये प्रोडक्ट जो है वो किन जगहों पे यूज होती है और कैसे आई मीन सॉर्ट ऑफ इसकी यूटिलिटी वगैरह क्या है, ठीक है। तो आपने उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप क्या पैक साइज दे रहे हो, किस क्वालिटी में दे रहे हो, ठीक है, दैट्स इट, ठीक है। उससे ज्यादा उसको इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड नहीं है, तो यहाँ पर ये पर्टिकुलर टाइटल जो है वो इररेलेवेंट हो जाता है, ठीक है, इररेलेवेंट या सॉर्ट ऑफ टू लेंथी आप इसको कह सकते हो। सो उसकी बेसिस पे अगर हम इसको पॉइंट्स दें आउट ऑफ अच्छा मैं यहाँ पर हमने जो अवेलेबल पॉइंट्स दिए हैं वो दिए हैं ऑन द बेसिस ऑफ कि अगर 20 पॉइंट्स अवेलेबल हैं तो उसमें टाइटल को कितने जाएंगे और बुलेट्स वगैरह को कितने जाएंगे, ठीक है। सो हमने यहाँ पर टाइटल को 5 पॉइंट्स इन टोटल दिए हैं। 2.5 इज फॉर द प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन कि उसको किस वर्ड से किस टर्मिनोलॉजी से डिस्क्राइब किया गया है, एंड सेकंड इज द मीनिंगफुलनेस ऑफ द टाइटल, ठीक है। सो अगर वर्ड के हिसाब से देखें तो हाँ ठीक है, वो आई मीन वर्ड तो आई मीन प्रोडक्ट को तो प्लास्टिक नाइफ से ही डिफाइन किया गया है, बट अगर उसकी मीनिंगफुलनेस देखें तो वो बहुत ही माइनर है, इतनी ज्यादा नीड नहीं थी इस पर्टिकुलर निश के लिए कि आप इतनी ज्यादा यूटिलिटी उसकी डिफाइन करो, उसके लिए एक सिंपल क्लियर मैसेज जो था वो इनफ था। डायमेंशंस सलमान आप क्या कहना चाह रहे हो, मुझे समझ नहीं आया। सर आपने टाइटल में कहा है ना कि हमें जो है वो एक तो पैक साइज को मेंशन करना चाहिए, सेकंड नंबर पे उसका जो है वो प्राइस, तो उसके साथ डायमेंशंस इंपॉर्टेंट नहीं होंगी? नहीं नहीं, टाइटल में तो प्राइस नहीं आती ना। नहीं नहीं सॉरी, वैसे मतलब टाइटल के अंदर डायमेंशंस या उसका साइज बायर के लिए वो भी तो इंपॉर्टेंट होगा कि ये इस प्रोडक्ट का साइज क्या है, इसकी लेंथ या डायमीटर क्या है। वो आई मीन वो डिपेंड करता है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर, यानी वो निश आप किस निश में डील कर रहे हो। अब नाइफ्स का जो साइज है वो अगर आप कटलरी लेने जाते हो, ठीक है, तो आपको नॉर्मली एक ही साइजेस की मिलती हैं, उसमें कोई बहुत ज्यादा डिफरेंशिएट नहीं होगा। आप डिस्पोजेबल कप्स लेने जाते हो आपको एक ही तरह के साइज मिलेगा उसमें। सो वो चीज आई मीन वो बायर इतना वेल नोन है उस प्रोडक्ट के हवाले से, तो वहां पर डायमेंशन जो है वो मैटर नहीं करती अगर हम इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को कंसिडर करें। हाँ जहां पर मेंशन करती हैं या जहां पर मैटर करती हैं वो ऑब्वियसली वहां पर उसको उन चीजों को मेंशन भी किया जा सकता है। अगर मटेरियल मैटर करता है तो हम उसको मेंशन करेंगे, अगर हम जो उसकी डायमेंशन है वो मैटर करता है वो हम उसको मेंशन करेंगे, अगर कलर मैटर करता है तो वो हम उसको मेंशन करेंगे, सो साइज मैटर करता है तो वो हम उसको मैटर आई मीन मेंशन करेंगे। सो जो चीज मैटर नहीं करती है देन उसको हम सॉर्ट ऑफ नहीं करेंगे या करने की जरूरत नहीं है।
सही। ठीक है। और सर आपने इसमें जो है रिटेल रेडीनेस तो एक जो है वो आपकी मतलब वेबसाइट पे है ना सारा, लेकिन बैकएंड पे अगर आपकी क्वालिटी जो है, आप प्रोडक्ट की क्वालिटी को क्या वेटेज देंगे? फॉर एग्जांपल अगर आप ऐसी प्रोडक्ट में जा रहे हैं डिस्पोजेबल टाइप वाली प्रोडक्ट में, वहाँ पे आपकी सेल कॉपी, रिटेल रेडीनेस, ये सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा परफेक्ट हैं ओवरऑल आपके जितने भी कंपेटिटर हैं वहाँ पे उनके मुकाबले में। लेकिन अगर क्वालिटी के साथ थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज़ कर लिया जाए या ना किया जाए, उस केस में बायर आपकी जो है वो उस टाइम पे तो वो क्योंकि फिजिकली आपकी प्रोडक्ट को चेक करके तो नहीं बाय करेगा, वो तो चेक करेगा इसकी इमेजेस कितनी अच्छी हैं, इसकी वो सारा कुछ रिटेल रेडीनेस कितनी अच्छी है, प्राइस कितनी अच्छी है। लेकिन जब उसके पास प्रोडक्ट जाएगी, उससे भी कोई इशू आ सकते हैं आपके सोशल प्रूफ के ऊपर या कुछ इस तरह? नहीं, वो तो ऑब्वियसली आएंगे ना। अगर उसकी क्वालिटी सही नहीं है तो ऑब्वियसली उसका इम्पैक्ट जो है वो आपकी रेटिंग्स पर आएगा और आपका सोशल प्रूफ डिस्टर्ब होना स्टार्ट होगा। इवेंचुअली आपकी ओवरऑल ऑफर जो है वो खराब हो जाएगी, क्योंकि अगर आपकी अगर रेटिंग जो है वो लो है तो वो इवेंचुअली आपकी ऑफर को डिक्लाइन पे लेके जाएगी और कंपैरेटिवली बाकी कंपैटिटर्स के मुकाबले में आपकी ऑफर जो है वो डिक्लाइन कर जाएगी। सो उसको क्वालिटी तो हमने लाजमी तौर पे मेक श्योर करनी है ना, वहाँ पे हमने कॉम्प्रोमाइज नहीं करना क्वालिटी के ऊपर। जो नॉन वैल्यू एडेड चीजें हैं आप उसको रिमूव कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कि अभी रिसेंटली मेरे पास एक प्रोडक्ट आया, जस्ट फॉर रिव्यू, आई मीन एक स्टूडेंट ही लेके आए थे मेरे पास। सो वो सॉर्ट ऑफ दो अलग अलग तरह के ट्रेस थे, ठीक है, जो कि किचन वगैरह में होम यूज में यूज होते हैं। ठीक है, एक की सेल डिफरेंट थी, एक की सेल डिफरेंट थी, लेकिन वो एक ही सेम निश में दोनों साइजेस या दोनों वेरिएशन जो थी वो अवेलेबल थी। अब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इनोवेशन के नाम पे उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को जो है, आई मीन उन्होंने दोनों साइजेस को एक ही पैक में मर्ज कर दिया। यानी वो पैक ऑफ टू लेके आया जिसमें एक एक डिफरेंट साइज था, दूसरा डिफरेंट साइज था। ठीक है, सो द पॉइंट वाज कि वहां पर उन्होंने ये चीज अंडरस्टैंड नहीं की कि जो बायर है उसकी यूटिलिटी है इन दोनों प्रोडक्ट्स की एक साथ, यानी उसको रिक्वायर्ड, उसकी रिक्वायरमेंट है, उसकी नीड है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, तो यानी वो छोटा वाला भी बाय कर ले या बड़ा वाला भी बाय कर ले। ठीक है, यानी जो एक साइज ए बाय कर रहा है उसको क्या साइज बी की जरूरत है, और जो साइज बी बाय कर रहा है क्या उसको साइज ए की जरूरत है। ये चीज अंडरस्टैंड किए बगैर उन्होंने उस पैक को मर्ज किया और ऑब्वियसली वो फिर आई मीन कंप्लीटली वो सॉर्ट ऑफ स्ट्रगल उनकी चलती रही मुसलसल, और वो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। इवेंचुअली आई बिलीव कि वो फिर लिक्विडेशन की तरफ जो है वो मूव ऑन करेंगे। सही। और इसके अलावा आप जो है ये सारे ओवरऑल इसमें जो भी एक्सपेंस आएंगे, आप उसकी कोई एक लिमिट बता सकते हैं या एवरेज या मार्केट टू मार्केट कितनी वो वेरी कर सकती है, या हमें कितना के एक बजट के अंदर ये सारे काम करने चाहिए रिटेल रेडीनेस के? कि आई मीन कौन से काम के? मतलब ये सेल कॉपी आपकी होगी, इमेजेस वगैरह, ये सारा कुछ अपनी लॉन्च के लिए, क्लाइंट के लिए, इसका क्या नहीं, बजट वो है? तो फिर आप वेरी आई मीन आपको डिफरेंट डिफरेंट पैकेजेस मिलेंगे उस पर, तो मैं आई बिलीव मैं कुछ कह नहीं सकता। वो जितना आप क्वालिटी वर्क की तरफ जाएंगे आपको ज्यादा एक्सपेंसिव प्राइस पड़ेगी। सो लेकिन मैं एक चीज बस यहाँ पे कहूंगा कि इन चीजों के ऊपर बीइंग अ सेलर, अगर आप अपनी सेल्स कॉपी के ऊपर काम कर रहे हैं, ओवरऑल आई मीन पीडीपी के ऊपर काम कर रहे हैं, तो वहां पर किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। हाँ, ये जरूर है कि आप आई मीन निगोशिएट करें बजट के ऊपर और ये सारी चीजें, लेकिन सस्ते के चक्कर में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली वही एक चीज है जो कि आपकी प्रोडक्ट को विजिबल आई मीन जो आपके बायर हैं उसको कन्विंस करती है कि आपकी प्रोडक्ट बाय करे या ना करे। तो वहां पर कॉम्प्रोमाइज जो है वो आपको बहुत ज्यादा हर्ट करेगा। ठीक है, सो सही। वो नहीं होना चाहिए। हाँ, प्राइस में आप निगोशिएट डेफिनेटली कर सकते हो, आपको अगर कहीं से बेहतर प्राइसेस मिल रही हैं तो। अच्छा, रिजान कह रहे हैं कि विल टारगेट मोर रेलेवेंट कीवर्ड इन टाइटल हेल्प अस इन एसईओ। विल टारगेट मोर रेलेवेंट कीवर्ड्स इन टाइटल। अच्छा, देखिए एसईओ आई मीन जो टाइटल का पर्सपेक्टिव है वो ये जो मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है वो ये है कि जो बायर का आई मीन बायर के लिए ज्यादा नोन टर्म है ना, उसको हमें टाइटल में यूज करना चाहिए, और उसी से हम अगर अपने एसईओ के पर्सपेक्टिव आई मीन एसईओ के टारगेट या ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव कर ले तो वो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, अच्छा, अब इसमें यहाँ पर लेट्स से कि यहाँ पर मैंने प्लास्टिक नाइफ जो है वो मेंशन किया हुआ है कि वो अगर वो एक वेल नोन टर्म है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए। सो अगर लेट्स से कि मुझे कोई ऐसा लॉन्ग टर्म एक लॉन्ग टेल एक कीवर्ड मिलता जिसमें प्लास्टिक नाइफ्स मेंशन होता स्टार्ट में, और वो फिर थोड़ी सी उसके तीन चार वर्ड्स लेट्स से उसमें मजीद एडेड है जो कि मेरे लिए कुछ और टाइटल आई मीन कुछ और कीवर्ड्स भी जो है वो कवर अप कर रहे हैं, तो मैं फिर उसको ऑल्टरनेटिवली यूज कर सकता था ताकि मेरा मेन कीवर्ड भी आ जाए और साथ साथ कुछ और कीवर्ड्स भी कवर अप हो जाए विद इन द टाइटल ही, क्योंकि टाइटल की जो फर्स्ट 80 कैरेक्टर्स हैं उनकी जो एसईओ के परस्पेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है और इंडेक्सिंग में वो बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। तो हमने जो फर्स्ट 80 स्पेसेस अवेलेबल होती है टाइटल में उसको मैक्सिमम तौर पे यूटिलाइज करना है, लेकिन जो चीज है कि हमने वहां पे स्पैमिंग नहीं करनी। आई थिंक किसी ने सवाल भी पूछा हुआ था कि हमने कितने कीवर्ड जो हैं वो यूटिलाइज कर रहे हैं। सो वहां पर हमने कोशिश ये करनी है कि हम मैक्सिमम टाइटल में आई वुड प्रेफर कि एक से दो कीवर्ड जो हैं वो हम मैक्सिमम तौर पे यूज करें,
और उसमें कोशिश ये कर लें कि कोई लॉन्ग टेल कीवर्ड जिसमें हमारा मेन कीवर्ड भी कवर अप होता है, मेन कीवर्ड वो जिससे बायर जो है वो उस प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करता है, सो वो एक आ जाए, प्लस एक एडिशनल अगर हम कीवर्ड यूज कर सकते हैं, हमारे पास स्पेस अवेलेबल है कि वो उस टाइटल की मीनिंगफुलनेस को डिस्टर्ब नहीं करेगा, तो फिर हम सेकंड भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, इजलाल कह रहे हैं, इज देयर एनी फॉर्मूला हाउ टू अप्लाई ऑन टाइटल एंड बुलेट पॉइंट्स? देखिए, टाइटल में तो ऑब्वियसली जो कि आई मीन मैंने रिपीट आई मीन कहा कि जो वेल नोन टर्म है जिससे बायर प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर लेता है इमीडिएटली, वो टाइटल में यूज होना चाहिए। बुलेट्स में फिर आप उनकी सर्च वॉल्यूम की बेसिस पे जो है वो कीवर्ड्स को एसईओ पर्सपेक्टिव से यूज कर सकते हो। अच्छा, नेक्स्ट हम आ जाते हैं सेल्स कॉपी का जो दूसरा एलिमेंट आ जाता है हमारे पास, वो आ जाता है हमारा सॉर्ट ऑफ प्रोडक्ट आई मीन जो बुलेट पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, अब बुलेट पॉइंट्स में क्या चीज मेंशन करनी चाहिए, क्या चीज नहीं मेंशन करनी चाहिए, उसको समझने के लिए थोड़ा सा जरूरी है कि हम प्रोडक्ट अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोरर पे तो थोड़ा विजिट करें। राइट, सो प्रोडक्ट अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोरर में इसको हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे लेटर ऑन। जब हम पीपीसी बजट की यूटिलाइजेशन करेंगे तो यहाँ पर हम इसको प्रॉपर्ली एनालाइज करेंगे कि यहाँ पर जो डाटा पॉइंट्स अवेलेबल हैं वो क्या हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग क्या है और उसको किस तरीके से बजटिंग के लिए पर्पज से यूज किया जा सकता है। लेकिन अभी फिलहाल क्योंकि हम जो ऑफर सेल्स कॉपी है उसकी बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर प्रोडक्ट अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोरर में आपको एक सेगमेंट नजर आएगा अगर आप कोई भी कीवर्ड वगैरह सर्च करते हैं, तो उस पर्टिकुलर निश में आपको कस्टमर रिव्यू इंसाइट्स मिलेंगे। अच्छा, कस्टमर रिव्यू इंसाइट्स क्या है कि कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि पॉजिटिव रिव्यूज, यानी ये वाला सेक्शन जो है वो पॉजिटिव रिव्यूज जनरेट करने के लिए रीजन बनता है, और कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि नेगेटिव रिव्यू जनरेट करने के लिए एक रीजन बन जाते हैं। ठीक है, अब ये जो पॉइंट्स हैं दैट इज योर पेन पॉइंट्स ऑफ द बायर और ऑफ योर पर्टिकुलर निच, जिस पर्टिकुलर निच में आप काम कर रहे हो, ये उसके पेन पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से पॉजिटिव या नेगेटिव रिव्यू ज्यादा ट्रिगर होते हैं या रिपीटेटिवली ट्रिगर होते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा पॉजिटिव रिव्यूज को चेकआउट करें कि अगर जो आई मीन बायर के लिए स्ट्रांग होना उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, डिस्पोजेबल नाइफ्स का स्ट्रांग होना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिव रेटिंग्स। अगर हम सेकंड पॉइंट भी देखें तो क्वालिटी ओवरऑल इसमें भी कहीं ना कहीं उसका एक तो स्ट्रांग वाला पार्ट भी कवर अप होता है कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है। डिस्पोजेबल नाइफ्स अगर आप लोगों ने अगर उसको देखो तो बहुत आई मीन कुछ ऐसी क्वालिटीज की भी आती हैं जो कि बहुत थिन होती हैं और वो आई मीन आप यूज करते हो वो ज्यादा क्रैक कर जाती हैं। सो उस क्वालिटी की भी आती हैं जो कि आपको ऑब्वियसली हेल्प नहीं करती हैं और वो अच्छी क्वालिटी नहीं होती। सो यहाँ पे स्ट्रेंथ होना और उसकी क्वालिटी होना, सो वो ज्यादा एक जी सब ये जनरल इस पर्टिकुलर निश के रिव्यूज हैं, ये किसी स्पेसिफिक एशियन के नहीं है, ये ओवरऑल निश के आई मीन रिव्यूज हैं और उसकी बेसिस पे हम एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस पर्टिकुलर निश के क्या पेन पॉइंट्स हैं। ठीक है, अच्छा, थर्ड जो हमें यहाँ पे नजर आ रहा है दैट इज शार्पनेस। ठीक है, फोर्थ वैल्यू फॉर मनी एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ड्यूरेबिलिटी है। ठीक है, सो हमें कुछ पॉइंट्स यहाँ पे मिले हैं जो कि बहुत ज्यादा मैटर करते हैं एक बायर के पर्सपेक्टिव से। अगर हम उनकी वेटेज को देखते हैं कि स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा मैटर करता है, क्वालिटी बहुत ज्यादा मैटर करता है, शार्पनेस जो है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। ठीक है, अच्छा, नेगेटिव रिव्यूज कौन से पॉइंट जो है वो जो नेगेटिव रिव्यूज जो है वो जनरेट कर रहे हैं या रीजन बन रहे हैं नेगेटिव रिव्यूज का। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पर है हैवी वेट का। ठीक है, 11.3, नॉट हैवी ड्यूटी, वेरी सॉफ्ट, वॉज लेस स्टडी। अगेन ये उसी का, यानी अगर अगर हम इसको ये देखें कि ये स्ट्रॉन्ग का ऑपोजिट है। ठीक है, सो जो चीज पॉजिटिव रिव्यूज के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वही चीज नेगेटिव रिव्यू के लिए भी सबसे ज्यादा एक पेन पॉइंट या इंपॉर्टेंस का पॉइंट बना हुआ है नेगेटिव रिव्यूज में। ठीक है, सो स्ट्रेंथ इज योर मेजर फैक्टर इन इन दिस पर्टिकुलर निश। ठीक है, सो अगर मैं यहाँ पर अपने बुलेट्स को केटर करता हूँ, सो मुझे स्ट्रेंथ को सबसे पहले केटर करना होगा। ये आई मीन मेरी अप्रोच होगी कि मैं फर्स्ट बुलेट में सबसे पहले जो टारगेट करूंगा वो स्ट्रेंथ को करूंगा। ठीक है, कि हमारा ऑब्जेक्टिव यहाँ पर ये है कि हम बुलेट्स में जो सेल्स कॉपी बनाएं वो बनाएं अराउंड द पेन पॉइंट्स ऑफ द बायर, कि क्या उसके पेन पॉइंट्स हैं, कौन सी चीज, कौन से वो फैक्टर्स हैं जिसकी बेसिस पे वो डिसीजन लेता है, और वो फैक्टर्स क्या हैं। वो फैक्टर्स जो हैं वो आपको कस्टमर रिव्यू इंसाइट से मिल सकते हैं कि कौन से फैक्टर्स हैं जो पॉजिटिव या नेगेटिव रिव्यूज को ट्रिगर करते हैं, और इन रिव्यूज की आई मीन इन परसेंटेज की बेसिस पे आप पॉइंट्स जो हैं वो डिफाइन कर सकते हो।
अच्छा, स्ट्रॉन्ग आ गया, ठीक है। सेकेंडली हम फिर क्वालिटी को डिस्क्राइब कर सकते हैं। थर्ड, हमारे पास शार्पनेस यहाँ पे 10 ऑलमोस्ट कोई 11% है, और शार्पनेस यहाँ पर भी रीजन बन रहा है नेगेटिव रिव्यूज का 10.5%। तो थर्ड पॉइंट हमारा शार्पनेस हो सकता है। फोर्थ, हमारे पास यहाँ पे वैल्यू फॉर मनी है, यहाँ पर भी वैल्यू फॉर मनी है, हम वैल्यू फॉर मनी को एज अ पॉइंट ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास मुख्तलिफ हैं, ड्यूरेबिलिटी है, ठीक है, ड्यूरेबिलिटी यहाँ पर भी है। थिकनेस जो है वो स्ट्रॉन्ग में ही कवर अप हो रहा है। आप यूजेज जो है वो डिफाइन कर सकते हो कि यहाँ पर जो एक नेगेटिव पॉइंट जो है वो ग्रेटिंग, स्लाइसिंग, पीलिंग जो है वो उसकी वजह से नेगेटिव रिव्यूज हैं। गुड स्प्रेडिंग नाइफ बट नॉट आइडियल फॉर कटिंग, दे वर वर्स प्लास्टिक न्यूज। सो यहाँ पर आप यूजेज को, यूटिलिटीज को डिफाइन कर सकते हो कि ये नाइफ जो है वो किस किन किन रीजन के लिए यूज हो सकती है। मे बी वो बटर नाइफ हो, मे बी वो सिर्फ वो वेजिटेबल्स के लिए यूज हो सकती हो, मे बी वो स्टेक्स के लिए भी यूज हो सकती हो। तो डिस्पोजेबल नाइफ की आई मीन डिपेंड करता है कि जितना वो उसकी क्वालिटी है, जितना थिकनेस है, तो ऑब्वियसली उसकी यूटिलिटी भी उसी के अराउंड होगी। अगर वो एक बहुत थिन नाइफ है, यानी उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं, तो ऑब्वियसली अगर कोई उसको एज अ स्टेक नाइफ यूज कर रहा है तो वो उसको प्रॉब्लम हो सकती है, और डेफिनेटली फिर वो नेगेटिव रिव्यू जो है वो ट्रिगर करेगा। सो बुलेट्स में हमने इधर उधर की बातें नहीं करनी। हमें नॉर्मली जो हम कंटेंट राइटिंग में कि हमारी प्रोडक्ट में ये भी है, हमारी प्रोडक्ट में वो भी है, ठीक है, चांद ताड़े तोड़ के ले आए हम, ठीक है, वो सारी बातें करने से बेहतर ये है कि हम अगर हम बायर के पेन पॉइंट्स को अंडरस्टैंड करें कि बायर की एक्चुअल रिक्वायरमेंट क्या है, और उन्हीं के अराउंड अपनी सेल्स पिच और सेल्स कॉपी को रखें, तो आई थिंक कि वो ज्यादा अट्रैक्टिव होगा, वो ज्यादा अंडरस्टैंडेबल होगा, और वो रिलेट कर सकेगा बायर उस प्रोडक्ट को अपनी रिक्वायरमेंट से, अपनी नीड से। अच्छा, इसी की बेसिस पे, यानी लेट्स से कि जो हमने पॉइंट्स आइडेंटिफाई कर लिए वंस, देन अब वो पॉइंट हमारे कंटेंट में मेंशन है या नहीं है, सो उसकी बेसिस पे हम पॉइंट्स एलोकेट कर देंगे। लेट्स से कि मेरे पास स्ट्रेंथ का पॉइंट जो है वो अवेलेबल है, ठीक है, मैंने 3 आउट ऑफ 3 जो है वो उसको रेट कर दिया। मेरे पास क्वालिटी ओवरऑल का पॉइंट भी मेंशन है मेरे बुलेट्स में, मैंने मेंशन कर दिया, लेकिन रेस्ट पॉइंट जो है वो मेरे पास मेंशन नहीं है। सो मैंने वहां पर 1 या 0 0 जो है वो यहाँ पे टारगेट कर दिया। सो मेरा ओवरऑल जो सेल्स कॉपी का जो 20 पॉइंट्स अवेलेबल थे मेरे पास, उस सेल्स कॉपी के लिए सिर्फ मैं मतलब मेरी जो लिस्टिंग है वो 9.5 ही स्कोर करती है, ठीक है। यानी कि जो मेरी सेल्स कॉपी है वो सिर्फ 50% ओवरऑल हेल्प करेगी आउट ऑफ द जो वेटेज उसके पास अवेलेबल है, ठीक है। उसमें से 50% रोल वो प्ले करेगी इन टर्म्स ऑफ कन्वर्जन। क्यों? क्योंकि हमारा टाइटल जो है वो बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्टिव है। अगर हम इसको शॉर्ट कर लेते हैं, सो मे बी हम अपने पॉइंट जो है वो इंक्रीज कर लेंगे, अपने चांसेस जो है कन्वर्जन के इंक्रीज कर लेंगे, एंड लेटर ऑन जो पेन पॉइंट्स हैं बायर के, अगर हम उनको आई मीन अपने बुलेट्स में कवर अप कर लेते हैं, तो वो वहां से हम अपनी सेल्स कॉपी को मजीद इंप्रूव कर लेंगे और बेहतर बना लेंगे। अच्छा, फिर आ जाते हैं हम प्राइस वाले सेगमेंट पे, ठीक है। अब प्राइस में हमने उसको 30 वेटेज दी है, और क्योंकि यहाँ पे प्राइस ज्यादा मैटर करती है। सो अब प्राइस में मल्टीपल चीजें हैं, मतलब अगर हम एक प्रोडक्ट की डिस्प्ले पेज पे जाएं, तो यहाँ पे एक सिंपली प्राइस, आई मीन सिर्फ प्राइस जो है वो शो नहीं हो रही है, ठीक है। उसमें और कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। दैट इज कि अगर हम वेरिएशंस की बात करें कि मेरे पास प्रोडक्ट पे वेरिएशंस कितनी अवेलेबल हैं, चाहे वो इन टर्म्स ऑफ साइजेस हो, चाहे वो इन टर्म्स ऑफ कलर्स हो, ठीक है, चाहे वो इन टर्म्स ऑफ पैक साइज हो, वट, तो वो वेरिएशन अगर मार्केट में ओवरऑल जो कंपैटिटर्स हैं वो ज्यादा वेरिएशन सेल कर रहे हैं या मल्टीपल वेरिएशन सेल कर रहे हैं, तो वहां पर मेरा उस पर्टिकुलर निश में सिर्फ एक वेरिएशन के साथ एंटर होना सुसाइडल होगा, ठीक है। ये मिस्टेक जो है ना हमारे बहुत सारे कम्युनिटी मेंबर्स करते हैं कि वो एक ऐसी निश में जहां पर हर सेलर जो है वो चार चार पांच कलर ऑफर कर रहा है, या चार पांच साइजेस ऑफर कर रहा है, या चार पांच पैक साइज ऑफर कर रहा है, वो एक निश के साथ एंटर हो जाते हैं कि जब जब एक चल जाएगी तो मैं फिर बाकी जो है वो लॉन्च कर दूंगा। लेकिन वहां प्रॉब्लम ये है कि भाई वो तो बायर तो ऑप्शन सीक कर रहा है, हर सेलर के पास वो जाता है, उसके पास चार पांच ऑप्शन अवेलेबल होता है, तो वो फिर आपका एक प्रोडक्ट आई मीन क्यों बाय करेगा जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। सो आपके कन्वर्जन के चांसेस कम हो जाते हैं, और मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में वो लॉन्चेस जो हैं वो फेलियर की तरफ चली जाती है, ठीक है। सो इस तरह की निशेस में जहां पर मल्टीपल वेरिएशन जो है वो इन्वॉल्व हैं, तो वहां पर हमारा भी कोशिश ये करनी चाहिए कि हमें भी मल्टीपल